Good evening, all of you. Good evening. स्टार्ट करें क्लास. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. जय हिंद. चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग क्लास. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे. कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे. एमसीक्यू है ना. एक मिनट रुकना बस, फाइल ओपन होने दो. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. ओके, वेट 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 वेट. हाँ, स्क्रीन आ जाएगी. अभी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी. एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने कल किए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं. कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने थे. क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना. क्वेश्चन नंबर 15 तक. ये क्वेश्चन नंबर 16 है. ये भी नीट 2016 का ही क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों को दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 है ये. 16th क्वेश्चन. बताइए जरा. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग rRNAs act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria. मतलब इनमें से कौन सा rRNA स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह भी काम करता है, दूसरी चीज राइबोजाइम की तरह भी काम करता है. बैक्टीरिया में जो राइबोजाइम होता है उसकी तरह भी काम करता है. बताइए कौन सा आरएनए है. हाँ, कौन सा आरएनए है जो कि इन दोनों की तरह काम करता है. फाइव एस rRNA, 23S RNA, ये rRNA होगा, और 18S rRNA या 5.8. फाइव 5.8 आंसर आ रहा है. रिधिमा ने और मानवी ने आंसर दिया है 5.8. ओके, और कोई. तो देखिए इसका आप याद रखें, राइबोजाइम जो कि एक एंजाइम है, ठीक है. राइबोजाइम की अगर मैं बात करती हूं तो ये राइबोजाइम पाया जाता है बैक्टीरिया में. राइबोजाइम पाया जाता है बैक्टीरिया में. ठीक है. दूसरा rRNA जो कि स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह भी काम करता हो, ऐसा आरएनए आपको यहां पर बताना था. एक इस तरह का mRNA आपको बताना है जो कि दोनों की तरह काम करे, मतलब बैक्टीरिया में राइबोजाइम भी की तरह भी काम करे और स्ट्रक्चरल आरएनए भी हो. तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 23S rRNA. 23 वाला. 16 का सी, आरएन का आंसर आ रहा है 16 का सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. 23S rRNA. इसको लर्न कर लेना. यही वो आरएनए, देखो ये जितनी भी यूनिट्स आपको आरएनए की दिख रही हैं सारी यूनिट्स मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो पूछा हुआ है क्वेश्चन उसके बेस पे आपको आंसर देना था कि एक ऐसा आरएनए बताना है इसमें से जो कि बैक्टीरिया में भी राइबोजाइम की तरह काम कर रहा हो. स्ट्रक्चरल आरएनए तो हो ही, साथ ही साथ राइबोजाइम की तरह भी काम कर रहा हो, मतलब एक एंजाइम की तरह काम कर रहा हो. ठीक है, चलिए. तो ऐसे जितने भी आपको पॉइंट्स लगते हैं लर्न करने वाले, जो आप लोगों को याद
रखने हैं आगे तक, ठीक है, वो मैंने बताया था कि उनको आप नोट कर लो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes transcription on one strand of DNA which is called the, यहाँ पे बोला गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम आरएनए का पॉलीमराइजेशन करवाता है, क्योंकि सीधे सीधे बोल रहा है आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो पॉलीमराइज कराए जाएंगे। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज किस पर डिपेंड होके काम करेगा? डीएनए पर डिपेंड होके काम करेगा। मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना है। वो क्वेश्चन में बोल ही दिया कि कैटेलाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड का क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन कराएगा ये एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं। तो बताइए कौन सा स्ट्रैंड है जिसको रीड करेगा आरएनए और पॉलीमराइजेशन करवा देगा? इनमें से कौन सा स्ट्रैंड होगा? जय हिंद। ओके, आंसर आ रहा है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन कराया है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। इनका पूछना सिर्फ इतना है कि जो आरएनए बनता है वो किस पर डिपेंड होके बनता है, मतलब किस स्ट्रैंड के बेसिस पे बनता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको कि कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, है ना। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट। तो इनमें से कौन सा स्ट्रैंड है जिससे बनना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है सबका, बिल्कुल करेक्ट है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, नाम ही है भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट नाम सुनते ही सीधे सीधे पूछा उन्होंने, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऑप्शन नंबर ए, टेम्पलेट स्ट्रैंड आंसर है इसका, करेक्ट। चलिए, ये भी नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। एक मिनट रुकना, एक क्वेश्चन और नहीं, अभी तो 2-3 क्वेश्चन और हैं। ये सारे आप देख सकते हैं लाइन से 2016 के हैं। नीट 2016 के क्वेश्चन हमने लास्ट से करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12-11 से नीट 2016 के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, और अभी तक नीट 2016 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब समझ सकते हो आप कितने सारे क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब इस पोर्शन से ही आई है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जो है यहाँ से आई है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये तो मैंने कराई थी आप लोगों को 16, एक मिनट रुको, 17, 18th क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल जीन है? म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, रिकॉन और ओप्रॉन। म्यूटॉन, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल जीन है? सिस्ट्रॉन है, रिकॉन है, म्यूटॉन है या ओप्रॉन है। इक्विवेलेंट मतलब उसी की बात की जा रही है। हम्म,
बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। और कोई? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी का। ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है, सिस्ट्रॉन। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में, एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में 3 मेन पार्ट है, प्रमोटर है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है, ये 3 चीजें बताई थी। उसके बाद हमने क्या समझा था कि प्रमोटर से क्या होगा, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी, प्रमोट की जाती है, जिसमें सिग्मा फैक्टर आएगा, इसको रीड करेगा, देन आरएनए पॉलीमरेज अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, देन टर्मिनेटर पे क्या होगा, रो फैक्टर बाइंड होगा और सब अलग अलग हो जाएंगे, जितनी भी चीजें, मतलब आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, रो फैक्टर अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन जो है रुक जाएगा और एक एमआरएनए का स्ट्रैंड हम लोग को मिल जाता है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन अभी अधूरा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया, लेकिन जो एमआरएनए बना है वो एक मैच्योर एमआरएनए नहीं है, इसीलिए इसको मैच्योर करने के लिए, अच्छा जो यूकैरियोट्स में एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, उस एमआरएनए को क्या बोला जाता है, उस एमआरएनए का नाम क्या होता है? मैंने कहा ये क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन आया है कि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे कौन सा एमआरएनए बनता है। ऑप्शन में नहीं देने वाली हूं, नाम बताना है आप लोगों को, कौन सा एमआरएनए बनता है। एसएनआरएनए ऑप्शन दे रही हूं मैं, ठीक है, एसएनआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या एचएनआरएनए। नॉन सिस्ट्रॉनिक आंसर आ रहा है। अभी जो मैंने ऑप्शन दिए वो ऑप्शन के बेसिस पे बताओ। एसएनआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या एचएनआरएनए, कौन सा आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? मानवी का आंसर आया है एचएनआरएनए, बहुत बढ़िया मानवी। मानवी बोल रही हैं एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। क्यों इसको एचआरएनए बोला जाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें 2 कोड्स होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका मतलब है एक्सप्रेसिंग, जिनको हम एक्सॉन बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग मतलब इंट्रॉन्स। देखो एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ पर अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन करा रही हूँ तो 5 क्वेश्चन में 15 समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन इसीलिए दे रही हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करा रही हूँ, तो इसीलिए ध्यान से सारी चीजों को सुनना, सिर्फ ऑप्शन जरूरी नहीं है, ऑप्शन के साथ साथ सारी चीजें जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो भी आपको एक पूरी प्रोसेस जो है रिवाइंड करा देगी पूरा का पूरा, इसीलिए याद रखें। तो एक्सॉन और इंट्रॉन ये 2 तरीके के मैंने बताए थे। इसके बाद स्प्लिसिंग होता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है क्योंकि एक्सप्रेस तो कुछ करने वाले हैं नहीं है, इंटरप्टेड होते हैं, इंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये जो एक्सॉन और इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन हट गए स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन शायद एम्स का है कि इंट्रॉन्स को रिमूव करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आप सभी जानते हैं स्प्लाइसिंग बोला जाता है, जिसमें इंट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें, साथ में कैपिंग टेलिंग पहले ही हो चुकी थी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब मेरा सिंपल कहने का ये है कि एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक मैच्योर एमआरएनए बनाया जाता है, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ना, इसी का नाम होता है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन, जिससे कि प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना है। अब बात आती है म्यूटॉन क्या है। म्यूटॉन ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको म्यूटॉन बोला जाता है, ठीक है। ओप्रॉन तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने बता ही दिया था कि जो सिंगल प्रमोटर के द्वारा क्लस्टर ऑफ जीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं
और सिंगल प्रमोटर के द्वारा प्रमोट किए जाएंगे। दूसरी चीज रिकॉन, रिकॉम्बिनेशन। देखो टर्म बहुत सिंपल है, टर्म बहुत सिंपल है अगर आप उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। म्यूटॉन, म्यूटेशन, सीधे सीधे देखो यहाँ पे MUT, म्यूटेशन, म्यूटेशन वाले सीक्वेंसेस हैं ये क्या है, म्यूटेशन वाले सीक्वेंसेस। रिकॉन में देखिए, रिकॉन में रिकॉम्बिनेशन वाले, जिनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। ओप्रॉन पढ़ ही चुके हम, और सिस्ट्रॉन आपने इसका आंसर बताई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सिस्ट्रॉन ही है, तो मैं बाकी हटा देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सिस्ट्रॉन, जो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। लेकिन इससे हमने चारों ऑप्शन, दो चीजें आप लोगों को नई और पता चली होंगी, म्यूटॉन और रिकॉन। रिकॉन वो सीक्वेंसेस है जिनमें की रिकॉम्बिनेशन होता है, म्यूटॉन जिनमें म्यूटेशन होता है, और सिस्ट्रॉन तो स्ट्रक्चरल जीन है जिससे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, अच्छा एक ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, और इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होगा ये, है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 19 ये है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, जिससे क्वेश्चन हमें समझ आ जाए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से सुने। क्वेश्चन में है, टेलर साइंटिस्ट का नाम है, कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। मैंने आप लोगों को मिसेल्सन और स्टाल कराया था। मिसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पता करने के लिए कि वाकई में सेमी कंजर्वेटिव होता है, डिस्पर्सिव होता है या कंजर्वेटिव होता है। तो मिसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 जो कि हैवी आइसोटोप था उसका यूज किया था, है ना, उससे हमें ये कंफर्मेशन मिल गया था कि बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव टाइप ही होता है रेप्लिकेशन डीएनए का। लेकिन जो टेलर है, टेलर ने क्या किया था, अच्छा एक चीज और बताओ, वहां पे एक बैक्टीरिया का यूज किया गया था। ऋतिक आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन, अच्छा बी, 19 का आंसर आर्यन का आ रहा है बी, और ऋतिक का भी आंसर आ रहा है बी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं करेक्ट है आंसर या नहीं। लेकिन अभी थोड़ी चीजें मेरे को आप और बता दो, जब मैं डिस्क्राइब थोड़ा कर ही रही हूं। तो मैंने कहा कि मिसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किस ऑर्गेनिज्म को यूज करके हुआ था? इस एक्सपेरिमेंट में, मिसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था, किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया था इसमें? जैसे टेलर ने इनमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म का यूज तो किया होगा, हमें नहीं पता, अभी नहीं पता क्योंकि ऑप्शन में आपको नहीं बता रही हूं इसलिए। बताइए। बी आंसर आ रहा है, इकोलाई आंसर दिया जा रहा है कि इकोलाई मतलब बैक्टीरिया का यूज किया था, एक बैक्टीरियम का यूज किया था जिसका नाम था इकोलाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं, जिसमें हमने 2 जनरेशन तक देखा था, 2 जनरेशन तक सीक्वेंसेस देखे थे कि कितना आगे जाएगा, और रिजल्टेंट में हमें सेमी कंजर्वेटिव मिल भी गया था रेप्लिकेशन। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से याद रखना, बिल्कुल ऐसे ही ये जो टेलर नाम के साइंटिस्ट है ना, टाइलर बोलो या टेलर बोलो, जो बोलना चाहो वो बोलो, अपना प्रोनाउंसिएशन है, इन्होंने भी इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में इन्होंने क्रोमोसोम के लिए भी यही सेमी रेप्लिकेशन बताया था, और इसमें इन्होंने विसिया फैबा का यूज किया था। किसका यूज किया था? विसिया फैबा का, ठीक है, विसिया फैबा जो कि बीन होती है, ब्रॉड बीन बोलते हैं इसको। विसिया फैबा का नाम होता है ब्रॉड बीन, मतलब कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम यही है, विसिया फैबा। जीनस है विसिया, फैबा है स्पीशीज। ओके, क्लियर है? चलो, तो यहां से आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, यहां लिख देती मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जेनेटिक कोड के लिए ट्रू नहीं है? बताइए।
हम्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, मैंने आप लोग को साइलेंट फीचर्स कराए थे ना जेनेटिक कोड्स के, तो उसी बेसिस पे ये बताना है आप लोग को कि कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रहा जेनेटिक कोड्स को, मतलब ऐसा होता ही नहीं है, नॉट फॉर जेनेटिक कोड। हम्म। आंसर आ रहा है डी, 20 का डी, 20 का डी, 20 का डी। ऋतिक भी आंसर दे रहे हैं 20 का डी, रिधिमा, मानवी, आर्यन, हर्ष, बहुत बढ़िया। 20 का डी आंसर दिया जा रहा है। और सेलेंट फीचर्स में आप सीधे सीधे देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि नियरली यूनिवर्सल है। नियरली यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो AUG है ये यू कैरोट्स में मिथियोनिन के लिए करता है और प्रो कैरोट्स में एफमेट, ठीक है, फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए करता है, इसीलिए बस थोड़ा सा डिफरेंस वहां पर है। बाकी नियरली यूनिवर्सल ही है, जो कोड दिया गया है वो उसी अमीनो एसिड के लिए बाइंड, मतलब फॉर्मेशन के लिए कोड उसी के लिए कोड करेगा, जो भी कोडॉन है हमारे पास। दूसरी चीज डीजेनरेशन हमने पढ़ाई था, इसी की वजह से म्यूटेशन बच जाता है। अनएम्बिगस हमने समझाई था। और डी वाले ऑप्शन में बोला गया कि अ कोडॉन mRNA, ये टी नहीं होगा, mRNA इज रीड इन नॉन कंटीजियस फैशन, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉन कंटीजियस फैशन में रीड किया ही नहीं जाता, कॉमा लेस होता है, रिपीटेटिव होता नहीं है, ठीक है। कॉमा वगैरह पंचुएशन वगैरह का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता कोडॉन्स में, कोई पंचुएशन जैसे हम AUG ऐसे लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अगस्त वाला स्टार्टिंग का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पंचुएशन का कोई ऐसा यूज नहीं करना होता है और ना ही कॉमा वगैरह लगाना होता है, रिपीटेटिव होते नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन है ये, और 21st क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। ये है क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर डी 21 का डी, ऑप्शन डी 21 का डी, ठीक है। और कोई कुछ और आंसर नहीं दोगे? और भी दे दो, ऑप्शन डी, ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रॉन्स का रिमूवल और एक्सॉन्स को ज्वाइन करना स्प्लाइसिंग कहलाता है, और ये एक डिफाइंड ऑर्डर में ही होता है, क्योंकि जंप नहीं कर रहे हैं, तो हमसे कोई ट्रांसपोजॉन्स वगैरह की बात यहाँ पे की नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा थोड़ी चलेंगे, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग। अब इन 3 प्रोसेस पे चलते हैं। टेलिंग, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि 3' एंड जो होता है उस पर एबनॉर्मल एडिनाइलेट एडिनाइन जो होते हैं पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है। कैपिंग में हमने समझा था कि यहाँ पे 5' एंड पर जो है mRNA के 5' एंड पर कैपिंग कर दी जाती है। जो कैपिंग की जाती है उसके आप नाम बताना है कि वहां पे कौन सा बेस पेयर्स किस तरीके से जोड़े जाते हैं, क्या नाम लिखवाया था मैंने आपको कैपिंग में? कैपिंग में उस सीक्वेंसेस के नाम क्या लिखवाए थे मैंने आपको? हम्म। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। पॉली ए टेल बता रहे हो आप मेरे को? पॉली ए टेल नहीं बताना है,
जो ए रिपीटेटिव होता है वो नहीं बताना है, वो तो टेलिंग होती है। जब मैं पॉली ए टेल बोल रही हूँ मतलब टेलिंग प्रोसेस के द्वारा वो तो 3 प्राइम एंड पे ए रिपीटेटिव जोड़ दी जाते हैं, एबनॉर्मल एडिनाइलेट जिसको हम बोल देते हैं। मैं पूछ रही हूँ 5 प्राइम एंड पे HNRNA के 5 प्राइम एंड पर जो सीक्वेंसेस जोड़े जाते हैं उसका कुछ नाम लिखवाया था मैंने, कुछ तो लिखवाया होगा, गॉनेसिन वगैरह वगैरह कुछ, वो पूछा जा रहा है। मतलब क्या जोड़ा जाता है। चलो मैं सिंपल ये पूछ लेती हूँ कि 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड किया जाता है। एक मिनट रुकना बस जरा। हम्म, बताइए। आंसर आया? अच्छा स्क्रीन दूसरी लग गई है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार, स्क्रीन तो सही लगाई है हमने। एक मिनट रुकना ना। सही तो है, ठीक है ठीक है। हाँ मैं आपसे कैपिंग पूछ रही थी। आंसर आ रहा है, ओके 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 ओके, मिल गया मिल गया। मिथाइल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रिदमा का आंसर आया है। इसमें जो एडिनोसाइन है ये गलत है, ठीक है, ग्वानोसाइन कर दिया, करेक्ट कर दिया गया है, बहुत बढ़िया। G-PP आर्यन बता रहे हैं मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, रिदमा का आंसर दोबारा आ गया मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ऋतिक बता रहे हैं 7 मिथाइल ग्वानोसाइन कैप। हर्ष बता रहे हैं 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ऋतु बता रही है फॉस्फेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, 7 लगा सकते हो, ठीक है। तो मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये मैंने आप लोगों को कराया था, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते थे मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस तरीके से, ठीक है। 5 प्राइम एंड पर इसको जोड़ा जाता है, और 3 प्राइम एंड पे मैंने पॉली ए टेल बताया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि बैक्टीरिया अपने आसपास जो भी उसको जेनेटिक मटेरियल मिलता है उसको अडेप्ट कर लेता है या उसको रिसीव कर लेता है और अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है, ऐसा। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ये हमने किस एक्सपेरिमेंट में, किस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस समझी थी, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, किन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट किया हमने, है ना, स्टार्टिंग में, वही बताना है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, मानवी का आ गया, आर्यन का आ गया, हर्ष का आ गया, रिधिमा का आ गया, बहुत बढ़िया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने ये समझा था ना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस समझी थी, जहां पे हमने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को समझा था कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट था, ये नॉन वायरुलेंट से क्या हो गया था, वायरुलेंट बन गया था, मतलब खतरनाक, जो इंसान खतरनाक ना हो उसको खतरनाक कर दिया था। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं संगति का पूरा पूरा असर हुआ था, और इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला था हमने। एस स्ट्रेन के जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी वजह से आर स्ट्रेन भी एस जैसा बन गया था, है ना।
ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हमने यही सब कुछ देखा था। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22 होगा ना, 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताना है आपको कि नेट चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, नेट चार्ज बताना है आपको डीएनए और हिस्टोन पे कितना होता है। नेट चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन, नेट चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या नेगेटिव और पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि डीएनए के लिए नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव हो गया हिस्टोन्स के लिए। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी 22 का 0, फ्रेडरिक ग्रिफिथ आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऋतु का आंसर आ चुका था। रिद्धिमा सी, ऋतु सी, अच्छा सी बताया जा रहा है। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? आर्यन बता रहे हैं डी। हाँ और कोई आंसर? नेट पूछा है, अब सोचो नेट से क्या अंदाजा लगा सकते हो आप, क्या हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम लोग, देखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये नेट टर्म से हो रहा है ना। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। अब जब आपसे नेट पूछ लिया तो ऐसा मत करना कि नेट का मतलब हो गया वही जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि टोटल बताना है दोनों पर कितना है। तो डीएनए और हिस्टोन का देखा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया खत्म, न्यूट्रल। तो ऐसा नहीं बताना है यहाँ पे। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए कितना है और ऑन हिस्टोन कितना है ये बताना है। पहला मैं ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव लेके चलती हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। बोला है क्वेश्चन में कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए, डीएनए पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ जाता है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और अगर हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन पे कैसा होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर्स तो दिए नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे ही चीजें बताई हैं। तो ये चीज इस ऑप्शन से सब तो बिल्कुल मैच कर रही है कि डीएनए कैसा होता है नेगेटिव, ये मैंने लिखवाई भी है, और हिस्टोन्स होती है पॉजिटिव। इसी वजह से तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में अट्रैक्शन बना रहता है, हमने ये भी समझा था, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है, तो पहली चीज तो लैंग्वेज, दूसरी चीज क्या है कि चलो मान भी लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन बोला है, तो दोनों का करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब दोनों जीरो। तो हिस्टोन में कोई एक तो नहीं होता ना बेसिक अमीनो एसिड, मतलब एक बेसिक अमीनो एसिड नहीं होता। डीएनए तो पूरा एक रैप होता है, पूरा एक। और हिस्टोन की अगर बात करें तो बैलेंसिंग होनी चाहिए ना दोनों के बीच में, जितना पॉजिटिव और जितना नेगेटिव वाली बात है, पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए तभी तो न्यूट्रल होगा। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा,
इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन के बेसिस पे चल रहा है। वैसे भी वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है ये जिसमें वैल्यूज का यूज किया गया है, बट अगर हम उस ऑब्जेक्टिव को लेके 0 ले भी लें तो कैसे ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए मेरे को कि हिस्टोन में कौन कौन सी हिस्टोन में कौन कौन सी प्रोटीन्स का यूज होता है, अमीनो एसिड जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या क्या है, क्या क्या नाम थे उनके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अच्छा इसका करेक्ट भी बता दूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल लास्ट सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डीएनए नेगेटिव और हिस्टोन पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। मतलब डीएनए पे नेट कितना है और हिस्टोन पे नेट कितना है। आर्जिनिन, लाइसिन, ये अमीनो एसिड्स बता दिए, ओके। प्रोटीन कौन कौन सी हैं, रिदिमा का आंसर आ चुका है। अच्छा आप लोगों को स्क्रीन कौन सी दिख रही है, मेरे को फिर गलत क्यों दिख रहा है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। वाह, अच्छा 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 अच्छा, ये है क्वेश्चन। मानवी का आ गया, हर्ष का आ गया, ठीक है। हाँ वो मैंने टैप कर दिए थे ना इसीलिए। अब करेक्ट दिख रही होगी आपको। ठीक है, H1 H2A H2B H3H4, यही आंसर आ रहा है सभी का, है ना। H1 H2A H2B H3 और H4, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अगर मैं हिस्टोन ऑक्टामर की बात करूं, हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सी होती हैं, ये जो आपने मेरे को 5 बताई हैं, एक तो H1 बताई है, एक H2A बताई है, एक H2B बताई है, H3 बताई है और H4 बताई है, मतलब 5 है ना ये। लेकिन इन 5 में से हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सी इंक्लूड नहीं है, हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सी इंक्लूड नहीं है, H1 H2A H2B और H3 H4 में से, इनमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है हिस्टोन ऑक्टामर में, ये बताना है आपको। हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सी नहीं आएगी, किसको इंक्लूड नहीं करें हम हिस्टोन ऑक्टामर में। ठीक है, हर्ष का आंसर आ गया, सभी का आ गया। H1 आर्यन बता रहे हैं, हर्ष भी बता रहे हैं H1 सभी का आंसर मतलब H1 आ रहा है। रिद्धिमा मानवी बहुत बढ़िया, सभी का आंसर क्या आ रहा है, H1 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें से जो H1 होती है ये हिस्टोन ऑक्टामर में नहीं होती है। 2 यूनिट्स हमें H1 की मिलेंगी, H2A की मिलेंगी, 2 मिलेंगी हमें H2B की, पीछे की तरफ 2 H3 की मिलेंगी और H4 की भी हमें 2 मिलेंगी। मतलब इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर होता है, 2-2 यूनिट सबकी होती हैं। लेकिन डीएनए इस तरीके से राउंड लगाता है। अच्छा डीएनए जब जितना डीएनए इस न्यूक्लियोसोम पे रैप करता है उसमें अबाउट अप्रॉक्स बोल सकते हो कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने बेस पेयर्स होते हैं, ये जो मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोसोम है इस न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ रैप करेगा डीएनए। तो इस टर्न में
इस टर्न में कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं लगभग बताने हैं, लगभग बताने हैं। 50 बेस पेयर्स अप्रॉक्स वैल्यू है सारी, 50 बेस पेयर्स, 100, 200 या 300, इनमें से क्या होगा बताओ जरा, इनमें से क्या होगा? 50 बेस पेयर, 100 बेस पेयर, 200 बेस पेयर या 300 बेस पेयर? ये क्वेश्चन है, तो मैंने बोला ही कि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 बेस पेयर, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होता है कि अभी मैं जो आपको क्वेश्चन करा रही हूँ जरूरी थोड़ी ना ये आ जाए, लेकिन इन क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है ना उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। इनकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही है, टॉपिक्स तो वही है ना हमारे पास, इसीलिए। सो 200 बताया जा रहा है, एनसीईआरटी की वैल्यू बता रहे हैं हम लोग, उसके बेसिस पे ही बता रहे हैं कि अबाउट या अप्रॉक्स 200 बेस पेयर जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। और H1 की अगर मैं बात करूं तो H1 कहाँ होती है? H1 मिलेगी हमें बाहर, इस तरह से यहां पर H1 होती है। एक और क्वेश्चन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी यूज होता है जब क्रोमोसोम सेट किया जाता है ना, मतलब क्रोमोसोम में ये जो ये तो मैंने आपको न्यूक्लियोसोम बता दिए, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं और बहुत कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम बहुत कंडेंस फॉर्म है, उसमें कुछ और प्रोटीन्स का यूज होता है जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, वो हिस्टोन नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन ये हैं, ये थी हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें से 4 तरीके की हमने समझा कि ऑक्टोमर में यूज हो रही हैं। एक जो है ऑक्टोमर के बाहर होती है H1, ये H1 है। अब मैंने आपसे पूछा कि जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, मतलब कंडेंस फॉर्म बनती है मेटाफेज के दौरान, हमें दिखेगा उस तरीके का, ये भी मैंने बता रखा है कि आपको कंडेंस फॉर्म कहाँ दिखेगी, सीन कहाँ होगी, तो मेटाफेज के दौरान मेटाफेज प्लेट पर, मेटाफेज जो स्टेप है उस फेज में, ठीक है। तो वहां पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज किया जाता है इतना कंडेंस फॉर्म बनाने के लिए। अब वो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनको क्या बोला जाता है? पूरा नाम बताना है मेरे को। जनरली उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है क्योंकि काफी बड़ा सा नाम है। बाकी नॉन हिस्टोन मैंने बताई दिया कि प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन है, लेकिन पूरा नाम क्या है उन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का? नहीं नहीं, क्रोमैटिन तो आपने वो मेरे को स्ट्रक्चर बता दिया जो कि हमें सेल डिवीजन से पहले दिख जाता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, बहुत बढ़िया, NHCP, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC जिसको बोलते हैं, NHC प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जो कि ये आपको जो क्रोमोसोम दिखता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करवाऊं तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स की मदद से पूरा DNA जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्रोमैटिन मैंने आपको 2 बताए थे, एक तो लाइट स्टेन, एक डार्क स्टेन। जो डार्क स्टेन होता है उसका नाम क्या होता है? डार्क स्टेन्ड वाला जो होता है, मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन को हम स्टेनिंग के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो डार्क स्टेनिंग वाला जो पार्ट है उसका नाम क्या था? क्रोमैटिन का जो डार्क स्टेन्ड पार्ट था उसका नाम क्या था? जल्दी बताओ फास्ट। हेट्रोक्रोमैटिन, बहुत बढ़िया, हेट्रोक्रोमैटिन सभी का आंसर आया है, हेट्रोक्रोमैटिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एक था यूक्रोमैटिन जो कि लाइट स्टेन्ड था, ठीक है। चलो, तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन हमने समझ लिए। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट क्वेश्चन है MCQs में।
अभी के बेसिस पे अगर मैं बताऊं, काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, 23 क्वेश्चन है ये। और 23 क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि जीन क्या कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को हेरिडिटरी को कंट्रोल नहीं करता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस और हेरिडिटरी दोनों को कंट्रोल करता है, या फिर हेरिडिटरी को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं करता है, या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कुछ एंजाइम्स की होती हैं उनको कंट्रोल करता है। जीन क्या करता है? कौन सा ऑप्शन होगा? जीन किसको कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत बढ़िया ऋतु। आंसर आ रहा है बी, ए भी आ गया ऑप्शन, ए भी आ गया। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर दी? मतलब जीन प्रोटीन सिंथेसिस को तो कंट्रोल करता है लेकिन हेरिडिटरी कंट्रोल नहीं करता। तो भाई हम में कैरेक्टर्स कहां से आ रहे हैं? हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स नहीं है। हेरिडिटरी कंट्रोल होती है जीन्स के द्वारा। जीन डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए के ही कुछ सीक्वेंसेस को जीन बोल दिया जाता है, जो कि अलग अलग तरीके की प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग तरीके के जीन, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सीधे बोल दिया हेरिडिटरी को कंट्रोल नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करता, कौन कह सकता है? अभी तक हम स्ट्रक्चरल जीन से ही तो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे थे, तो ये भी गलत है। सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ये तो गलत है। तो मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हेरिडिटरी को कंट्रोल करता है और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस तो हम पढ़ ही रहे हैं। ओके चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को समझने थे। अब थोड़ा सा जंप कर जाते हैं असर्शन रीजन पर। अब आपको असर्शन रीजन वाली स्लाइड दिख रही होगी, है ना? ये बताइए, जल्दी बताओ, फास्ट। मतलब इतनी जल्दी नहीं कि गलत करना है, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं। जल्दी का मतलब सिर्फ इतना है कि ध्यान से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोला गया है असर्शन रीजन के ऑप्शंस तो आप लोगों को पता ही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ऑप्शन तो रटे जाने चाहिए क्योंकि यही ऑप्शन होते हैं। दूसरी चीज, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा असर्शन को, ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है कि असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही सिंपल है कि दोनों गलत हैं, बोथ इनकरेक्ट। तो अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें असर्शन दिया है कि एडिनाइन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर नहीं करता है। रीजन दिया जा रहा है कि एडिनाइन और साइटोसिन जो है परफेक्ट मैच नहीं रखते हैं हाइड्रोजन डोनर के बेसिस पे, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो इनके बीच में मैचिंग है वो परफेक्ट नहीं मिलेगी आपको, हेंस दे कैन नॉट पेयर, इसीलिए ये पेयर नहीं करते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर आ रहा है ए। बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, असर्शन तो हमें सीधे ही पता चल रहा है कि बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ऑब्वियसली एडिनाइन साइटोसिन के साथ पेयर नहीं करता, एडिनाइन थायमिन के साथ पेयर करता है और यूरेसिल के साथ करता है, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं भाई, जिस हिसाब से हाइड्रोजन एक्सेप्टर और डोनर के बेसिस पे ही तो चीजें चलेंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होते हैं इनके बीच में। अब आप कह दो साइटोसिन, तो साइटोसिन तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है ग्वानिन से। तो मतलब असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीजन क्या दिया गया है कि इन दोनों के बीच में परफेक्ट मैच नहीं होता है हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर का, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही चीजें करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दिया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एम्स 1999 का क्वेश्चन है ये। असर्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है। असर्शन बोला जा रहा है कि आयनाइजिंग रेडिएशन आर हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आयनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। रीजन क्या दिया जा रहा है? क्योंकि ये टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं सेल्स में, टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं सेल में। बताइए क्या होगा, इसलिए हार्मफुल है।
बताइए, क्वेश्चन लिख देना आगे कि सेकंड का ए या सेकंड का बी या सेकंड का सी या सेकंड का डी, इस तरह से, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप किसका बताना चाह रहे हैं। सेकंड का ए बताया जा रहा है, कुछ बी बता रहे हैं, ठीक है। आर्यन कह रहा है कि सेकंड का ए होगा, रिद्धिमा कह रही है सेकंड का बी होगा, कोई कुछ और बताना चाहता है? सेकंड का ए बता रही है ऋतु, ठीक है। सेकंड का बी, अच्छा तो देखो ध्यान से सुनो, देखो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। मैंने आप लोगों को म्यूटेशन में पढ़ाया भी थी, ये वाली बात जो है बताई भी थी आप लोगों को म्यूटेशन में, ठीक है। एक्सरेज वगैरह जो जितनी भी आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं ये सब हार्मफुल होते हैं, म्यूटेशन भी इनकी वजह से होता है और साथ में कैंसर भी कॉज होता है इनकी वजह से। तो मतलब हार्मफुल वाला केस बोला है, तो इस चीज को याद रखो। अब बात यह है कि ये टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं सेल में। क्या ये बात ठीक है? क्या कोई टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बनता है सेल में? ऐसा नहीं है, कोई टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट नहीं बनता, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन हो जाता है, एक सीक्वेंस हटके या तो दूसरा सीक्वेंस आ जाएगा, या एक डिलीट हो जाएगा, या फिर एक इंसर्ट हो जाएगा। मतलब जंपिंग वंपिंग चलती रहती है, ट्रांसपोजन्स, एक जीन जो है या दूसरी जगह जंप कर गया, या इन्वर्ट भी हो जाते हैं सीक्वेंसेस जो हैं, वो इन्वर्ट भी हो जाते हैं, काफी बार चेंज हो जाते हैं सीक्वेंसेस, आगे के पीछे और पीछे के आगे। खतरनाक चीज है ये। इसीलिए आयनाइजिंग रेडिएशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये बात तो गलत है, तो रीजन तो बाद की बात है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है, या इनकरेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में असर्शन दिया गया है कि अ सिंगल mRNA strand is capable of forming a number of different polypeptide chains। मतलब सिंगल mRNA स्ट्रैंड की अगर मैं बात करूं तो ये काफी सारी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि एक सिंगल mRNA का स्ट्रैंड काफी सारी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। रीजन क्या बोला गया है कि जो mRNA स्ट्रैंड है इसमें टर्मिनेटर कोडॉन्स नहीं होते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन्स नहीं होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब बताओ इसका क्या होगा, थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा? हर्ष ने आंसर दे दिया है, ठीक है। थर्ड का क्या होना चाहिए? देखो इसको मैं लिंक करूंगी, जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आप लोगों को कराए हैं उसी बेसिस पर मैं इसको लिंक करूंगी, ठीक है, या जो चीजें मैंने आप लोगों को कराई हैं उसी बेसिस पे लिंक करूंगी। पहली चीज क्या बोली जा रही है, इतना पोर्शन तो दिख रहा होगा, हाँ चलो दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये mRNA आपको सीन हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंड mRNA है, ये तो आप सभी को समझ आ रहा है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA है, ठीक है। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA से अलग अलग बहुत सारी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो सकता है। देखो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन एक mRNA से हो सकता है, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कब? प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको पॉलीजोम बताए थे, और पॉलीजोम जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वहां पे ये भी बताया था कि ये बहुत सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स एक ही mRNA से जाके चिपक जाते हैं, मतलब एक ही mRNA को रीड करके प्रोटीन चेन बनाते हैं। तो मैंने आपको पॉलीजोम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया था, है ना। ये लार्ज सब यूनिट्स हैं और स्मॉल सब यूनिट्स आपको नीचे दिख रही हैं। साथ के साथ यहाँ से हमने एक और चीज समझी थी कि साइड से प्रोटीन चेन निकल रही, मैंने लेबलिंग भी करवाई थी, एक फिगर का क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, और कल भी हमने एक एमसीक्यू में किया था, ये प्रोटीन्स की चेन यहाँ से निकल रही थी। तो मतलब इस राइबोसोम ने अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कराया, इस राइबोसोम ने अपना पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कराया, सब अपनी अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, लेकिन एक सिंगल mRNA के स्ट्रैंड्स को रीड करके, ठीक है। तो मतलब मेरा सिंपल कहने का यह है कि असर्शन तो करेक्ट है। अब आ जाओ रीजन पर। रीजन क्या बोलता है कि टर्मिनेटर स्ट्रैंड हैज टर्मिनेटिंग कोडॉन। भाई बात तो ठीक बोली जा रही है, टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन हैं mRNA पे, 3 तरीके के हो सकते हैं, तो ये बात तो ठीक है, पर क्या ये एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है?
एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब बात कुछ और चल रही है और ये कुछ बोल कुछ और रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रोटीन बन जाती हैं, तो उसका रीजन नहीं मिल रहा हमें, हमें तो कुछ और ही मिल रहा है कि नहीं टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, तो टर्मिनेटर कोडॉन से हम क्या करें। मतलब यहाँ पे ये है सिंपल कि इसका रीजन तो नहीं मिल पा रहा, हमें तो इसका रीजन चाहिए था। मतलब स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो चीज हमने पढ़ी है उसी से रिलेट करके मैंने आपको बिल्कुल बताया है। सो ये भी एम्स का ही क्वेश्चन है 1994 का, मतलब हमारे पैदा होने से भी बहुत पहले का क्वेश्चन है ये, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीजोम से का जो स्टेप है वो भी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एसर्शन है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, पर ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, रीजन क्या बोला जा रहा है कि जो एमआरएनए है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, जहां पर वेयर राइबोसोम्स एंड अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स और अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ऐसा ये दो स्टेटमेंट मेरे से बोल रहे हैं, ये दो स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं बोल रही हूं। अब आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। टर्मिनेटर मिलेंगे तभी तो एक चेन रुकेगी और एयूजी मिलेंगे नई चेन बनेगी। हाँ सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि फिर इतनी सारी क्यों बन रही है, मतलब तो राइबोसोम देखो, राइबोसोम रीड करता हुआ आ रहा है। अब जरूरी थोड़ी ना कि एयूजी एक ही जगह पर हो, जरूरी नहीं है कि एयूजी एक ही जगह पर हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार एयूजी आ गया, एक बार हो सकता है बीच में कहीं आ जाए। तो राइबोसोम, एक राइबोसोम आया उसने रीड किया, वो यहीं बाइंड हो गया। दूसरा राइबोसोम आया वो कहीं और बाइंड हो सकता है जहां उसे एयूजी मिलेगा। लेकिन टर्मिनेटर पे मिलते ही वो वाला राइबोसोम तो बंद हो जाएगा अपना प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, जो राइबोसोम अभी एयूजी पे जुड़ा है, इसको जहां भी टर्मिनेटर मिले, चाहे इसके बीच में एयूजी 2 बार आए 3 बार आए, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर टर्मिनेटर आया तो ये वाला राइबोसोम बंद कर देगा अपने काम को। अब दूसरा राइबोसोम इस वाले एयूजी सीक्वेंस से बाइंड हो या बीच में कहीं पर जो एयूजी सीक्वेंस प्रेजेंट है वहां पे बाइंड हो, कहीं भी हो सकता है। ओके, वही चीज मैंने बताई है यहाँ पे। हो सकता है दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर इतने सारे राइबोसोम जो हैं वो बाइंड कैसे हो रहे हैं। तो वो बाइंड इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एयूजी जो है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एयूजी स्टार्टिंग है, लेकिन ये हमने कभी नहीं बोला कि एयूजी बीच में नहीं आएगा कहीं पर भी। ठीक है, और दूसरी चीज कि टर्मिनेटर कोडॉन जब मिलेगा तो टर्मिनेटर कोडॉन पे स्टॉप होगी प्रोसेस। लेकिन ये तो कुछ और ही बात चल रही है ना, देखो बात तो कुछ और चल रही है और रीजन कुछ और दिया है। बात क्या चल रही थी कि एक सिंगल एमआरएनए जो है वो एक से ज्यादा चेन बना पाएगा। ऑब्वियसली हमने पॉलीजोम में ये चीज समझी है कि एक से ज्यादा चेन बन रही है, अपना अपना राइबोसोम जो है वो अपनी अपनी चेन का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इन्होंने, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इन्होंने, बात घुमा दी। बात क्या घुमा दी कि एमआरएनए पे टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। तो बात ठीक है, लेकिन रीजन थोड़ी ना ये। रीजन क्या देना था कि एमआरएनए इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्यों? तो इसका राइबोसोम, इसका रीजन क्या आता है, इसका रीजन आता पॉलीजोम। पॉलीजोम मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम बाइंड हो जाते हैं और वो अपनी अपनी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रीजन हुआ ना, ये देते रीजन में तो हम समझते, लेकिन इन्होंने कुछ और ही रीजन दे दिया। अभी आंसर क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताया जा रहा है ए सी ए। हाँ, और कोई ऑप्शन बचाओ वो भी कर दो, 2 ऑप्शन तो आ गए, 2 और बच रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला गया, देखो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है, हमसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाली बात यहाँ कहीं भी नहीं बोली गई है, तो हम तो जनरल मान के चलेंगे यूकैरियोट्स। बात तो सही है।
रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, ये हमने पढ़ा है। फिर एमआरएनए को कहाँ भेज दिया जाता है? साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए। तो एमआरएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। देखो जो बात मैंने बोली ना वही बात रीजन में मिल रही है। और ऐसा क्यों है वो भी यहाँ पे मिल गया है कि राइबोसोम्स और अमीनो एसिड जो हैं वो बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इससे ज्यादा बेचारा एक्सप्लेन क्या करें। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छा दी। इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या इसको बोलते हैं रीजन, कि इन्होंने ये भी बता दिया कि भेजा जा रहा है बाहर, तो क्यों भेजा जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्या है वहां पर, राइबोसोम और अमीनो एसिड। तो ये एक्सप्लेनेशन था इसका। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ईयर यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर आया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 5, सिकल सेल हीमोग्लोबिन हैज वेलाइन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। म्यूटेशन हुआ था यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन है ना, पॉइंट म्यूटेशन हुआ और ग्लूटामिक की जगह पर क्या आ गया? वेलाइन आ गया था। एट 6th पोजीशन, 6 पोजीशन पे इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर किसी के दिमाग में ये चीज आ रही है कि मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर का नहीं है ये क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का है, तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पढ़ जेनेटिक्स रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में म्यूटेशन टॉपिक है। मैंने आपको म्यूटेशन पहले ही पूरा डिटेल में करवा दिया था, इसीलिए मैंने वहां पे म्यूटेशन नहीं करवाया, क्योंकि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पूरा एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसीलिए बताओ जरा इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज और कर देती हूँ, ये लीजिए। हाँ बताइए, सी आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन हैज वेलाइन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड एट पोजीशन 6। ये चीज तो बिल्कुल करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है। अब आ जाते हैं रीजन पे। रीजन क्या बोला जा रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में। तो बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिकल सेल एनीमिया कौन सी डिजीज है, डोमिनेंट नहीं थी, रेसेसिव थी, वो भी होमोजाइगस, जेनेटिक बेसिस नहीं थी। हीमोग्लोबिन के एच ले रहे थे ना हम लोग, एच नॉर्मल, एच ए और एच बी, एच एस सॉरी, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो ये कैसे है, ये होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि रेसेसिव डिजीज है इसीलिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्या हो गया। मतलब एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है कि सिकल सेल एनीमिया अपने आप को होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में एक्सप्रेस करती है, इसीलिए वेलाइन आ जाता है ग्लूटामिक की जगह पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था बताओ। अगर मैं कहूं, एक मिनट रुको, हाँ अमीनो एसिड्स तो साइटोप्लाज्म में पहले से होते हैं, मैंने बताया था ना, अमीनो एसिड तो हमारे साइटोप्लाज्म में हर समय होते हैं, उनको ही यूज करके पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करवाया जाता है। जो हम फूड खा रहे हैं उसका असर बहुत ज्यादा है, बहुत, इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम खाएंगे तो उनके ही अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होके जाएंगे, प्रोटीन पूरी चेन नहीं होगी, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो। मैंने कहा कि इसका अगर मैं रीजन कहूं तो सिंपल सा इसका रीजन पता है क्या होगा, म्यूटेशन। सिंपल सा रीजन होगा कि म्यूटेशन की, ऐसा क्यों हो गया कि ग्लूटामिक की जगह पर वेलाइन आ गया।
ग्लूटामिक की जगह पर क्या आ गया, वेलाइन। तो मैंने सीक्वेंसेस जो बताए थे ना कि जो सीक्वेंसेस सेम रहने चाहिए, तो वहां म्यूटेशन हुआ था और वो भी पॉइंट म्यूटेशन। सो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम इतना बोल सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, ये आपके लिए एसर्शन, एक मिनट, ये आपके लिए दो एसर्शन है, इन दोनों एसर्शन को करना सॉल्व। क्वेश्चन है, डीएनए इज कंसीडर्ड टू बी बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि 2HO सेकेंड कार्बन पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो देखो ये क्वेश्चन करना काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर और इन ईच साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ पेरेंटल डबल हेलिक्स इज कंजर्व्ड। पेरेंटल डबल हेलिक्स इज कंजर्व्ड। ये क्वेश्चन दो हैं जो कि आपको करने हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पर। जय हिंद, बाय।